नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जबलपुर के रामपुर इलाके की रहने वाली एक कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे युवक को कोडरेट की टीम ने धर दबोचा। युवक के खिलाफ रामपुर पुलिस चौकी द्वारा की गई कार्रवाई। जावा के पवित्र धारा हिंदू नव वर्ष और रामनवमी के उपलक्ष्य में विराट कवि सम्मेलन हुआ संपन्न, जिसमें आए कवियों ने अपने काव्य से श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। और सीमेंट उद्योग के नाम से देश भर में विख्यात सतना की तहसील मैहर स्थित मैहर सीमेंट में फिर असुरक्षा के बीच हुआ बड़ा हादसा। जबलपुर शहर में वर्तमान समय में नशे ने युवा वर्ग को किस कदर जकड़ के रखा है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। नशे से ग्रसित लोगों ने नशा करने के लिए दवा दुकान से नशीले इंजेक्शन लेकर नशे की गोलियां खानी शुरू कर दी हैं, जबकि सरकार की तरफ से ऐसी दवाइयों और इंजेक्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। उसके बावजूद भी कुछ दवा विक्रेता चोरी चुपके इन दवाइयों को बेचते हैं, जबकि ये चीज़ उनको भी ज्ञात है कि ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह के इंसान के लिए जानलेवा है। वहीं इन्हीं सब बातों को लेकर जबलपुर स्थित लॉर्डगंज में दवा एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके साथी गण सीएसपी और थाना प्रभारी से मुलाकात कर नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आने वाली पीढ़ी नशे में बर्बाद ना हो जाए, इसके चलते अवैध रूप से बिक रही दवाइयों पर और इनको बेचने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करे और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के बीच दवा एसोसिएशन पदाधिकारी कैंप लगाने की विचार बना रहे हैं, जिसमें आम जनता और पुलिस के सहयोग की उनको आवश्यकता है। नहीं भैया, आपकी सीएसपी साहब के साथ मीटिंग थी, क्या निर्णय निकला और क्या आप जनता से अपील करेंगे? सीएसपी साहब के साथ, टीआई साहब के साथ जो मीटिंग हमारी हुई, उसमें हमने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि गलत कार्य करने वाले किसी भी दवा विक्रेता को हमारी एसोसिएशन संरक्षण प्रदान नहीं करेगी। जहाँ तक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का सवाल है, जैसे हम पूर्ण रूप से निर्वहन करते आए हैं और आगे भी करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि इस तरीके की दवाइयाँ बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेचें। इसके अलावा हमने पुलिस प्रशासन से एक निवेदन ये भी किया कि जो लोग गलत तरीके से इस तरीके की दवाइयों को बेच रहे हैं, जो दवा विक्रेता नहीं हैं परंतु कहीं से दवाइयाँ प्रदेश के बाहर से ला करके बेच रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उन्हें विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बंद करें और लोगों को इस बात की जानकारी भी प्रदान करें कि यह दवाइयाँ दवा विक्रेताओं के माध्यम से न बिकते हुए असामाजिक तत्वों के द्वारा बेची जा रही हैं। ये हम निरंतर प्रशासन से अपील करते आए हैं और आज भी हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और इसमें हमारे जो सहयोग की आवश्यकता हो वो पूर्ण रूप से प्रदान करें। आपका नाम बता दें। सुधीर भटिया, प्रेसिडेंट जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन। आज दवाई वालों के साथ आपकी मीटिंग थी, क्या? जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और एक सदस्य को हम लोगों ने बुलवा के अभी लॉर्डगंज थाने में कुछ दिन पहले जो एविल के और ल्यूपेजेसिक के इंजेक्शन जो आजकल लड़के नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पकड़ा था और कार्रवाई की थी, जिसमें एक लड़के का पहले मेडिकल स्टोर हुआ करता था, उसका लाइसेंस सस्पेंड। उसने बताया था कि सिविक सेंटर में दुकान से लिया था, वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर के जरिए तलाशी की गई थी मगर वहाँ नहीं मिला था कुछ सामान। उससे संबंधित हमने इनको बुलवाया था ताकि दुकानदारों को जो भी इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जो भी आपके सदस्य हैं, उनको प्रोत्साहित करें कि इस तरह की दवाइयाँ और अन्य दवाइयाँ जो नशे के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं वो ऐसे लोगों को ना दें जो उसका नशा करते हैं। कई दवाइयों के बारे में बताया जो कि लोगों की जानकारी नहीं है कि वो कितने नुकसानदायक है आम लोगों के लिए। हाँ, ये इन बहुत सी जानकारी है आप लोगों ने हमें दी है कि कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो मानव जाति के लिए नुकसानदायक है, प्लस आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसके लिए कुछ ऐसा अभियान शुरू करेंगे जो अब इसको सामाजिक उसमें लेके एक अभियान के रूप में अभी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ये मीटिंग की गई थी। अब साहब को बता के एसपी साहब की जानकारी में डाल के फिर इससे जुड़ के ही कोई ऐसा अभियान चलाया जाएगा जिसमें जागरूकता लाई जाए। जबलपुर के रामपुर इलाके में रहने वाली एक कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे युवक को कोडरेट की टीम ने धर दबोचा। युवक के खिलाफ रामपुर पुलिस चौकी द्वारा कार्रवाई की गई।
युवक का नाम मनीष यादव है, जो रामपुर छापर का रहने वाला है। बताया जाता है कि रामपुर में रहने वाली एक कॉलेज छात्रा ने मनीष के खिलाफ छेड़छाड़ करने की शिकायत दर्ज कराई थी। युवती ने बताया कि मनीष उसे लगातार परेशान कर रहा है। युवती ने मनीष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कोर्टरेट की टीम ने उसे पकड़ने पहुंची, लेकिन मनीष भाग खड़ा हुआ। लेकिन टीम ने उसकी तलाश की और उसे पकड़ लिया। फ्लैश मारो जरा। एक कॉलेज की बच्ची की शिकायत आई थी कि एक सौदा है, वो उसको कॉलेज आते जाते समय बहुत परेशान करता है और मोबाइल पे बात करने के लिए बोलता है। बात करने के लिए मना करने पर वो उसे धमकी देता है और बीच में ऐसा हुआ कि वो उसकी लड़की के घर में जाके पत्थरबाजी करने लगा, तो जिससे लड़की परेशान हो गई। उसने उस लड़के को समझाने की कोशिश की, माना नहीं, तो फिर उन्हें कोर्ट ऑफिस में आके शिकायत की। तो उसकी शिकायत पे आज कोर्ट 3 के द्वारा उस कार्रवाई की गई, दबिश दी गई उसके घर में और कार्रवाई करने हेतु चौकी रामपुर और थाना गोरखपुर दिया गया। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है मनीष यादव। कहाँ का रहने वाला है? ये रामपुर छापर का रहने वाला है, 22 साल की उम्र है। अखिल भारतीय कमेटी आईटी सेल के चेयरमैन और जबलपुर लोकसभा प्रत्याशी विवेक तनखा ने कहा कि ई टेंडरिंग घोटाले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एफआईआर किए जाने के बाद से पूर्व की शिवराज सरकार के अधिकारी और नेता घबरा गए हैं। ई टेंडरिंग घोटाला काफी सालों से पूर्व की सरकार में किया जा रहा था। विवेक तनखा ने ये बात आज पत्रकारों से बातचीत में कही। तनखा ने कहा कि ई टेंडरिंग घोटाले में एफआईआर कोई प्रदेश की कांग्रेस सरकार का नहीं, बल्कि मई 2018 में शिवराज सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने ही घोटाले में लिप्त लोगों की एफआईआर करने के आदेश दिए थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे ईओडब्ल्यू को देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पूर्व की सरकार ने ये तर्क दिया था कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट आने के बाद घोटालों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार की रिपोर्ट नहीं आ पाई। कमलनाथ सरकार ने केंद्र सरकार से उस रिपोर्ट को मांगकर फिर दर्ज कराई है। तनखा ने आगे कहा कि ई टेंडरिंग घोटाला 30,000 करोड़ का है। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी ई टेंडरिंग घोटाला हुआ, जिस पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। मामले में जो रिव्यू पिटीशन अलाउ हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन अलाउ होना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है। मुझे पता है, हम लोग जब 100, 200, 400 रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं तो एक आध में कभी अलाउ होता है। वेरी फैक्ट राफेल का रिव्यू पिटीशन अलाउ हुई है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट का जो तर्क था, जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, उसमें गलती निकली। और गलती इसलिए निकली कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कैग ने इसमें जांच कर ली है और कैग की रिपोर्ट में इसको सब ठीक पाया गया है। फैक्ट ये था कि कैग ने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके किसी को दी नहीं थी। या तो गवर्नमेंट को इसकी पहले से जानकारी थी, या पता नहीं कैग की पोजीशन ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि हम ही ने कैग की रिपोर्ट बनाई है। ये बहुत सीरियस बात है। इस सरकार ने धीरे धीरे हर इंस्टीट्यूशन का डिवैल्यूएशन किया है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को बाहर आके बोलना पड़ा कि हमारी प्रजातंत्र खतरे में। सीबीआई का जो मिसयूज हुआ वो आपने सब देखा, कैसे वो एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर आपस में झगड़ा कर रहे थे और क्या क्या बातें सामने आई। ईडी का जो तांडव है वो रोज सबको समझ आ रहा है। ईडी को एक ऐसा एजेंसी बना दी है जो किसी को जाके मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे पकड़ के ले आती है और फिर उसको जेल भेज देते हैं। फिर उनके साथ कहेंगे कन्फेशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। इसी तरह सीवीसी का मिसयूज हुआ। अब कष्ट तो ये भी होने लगा है कि आर्मी, जिसको हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये चुनाव में इलेक्शन कमीशन के वार्निंग के बाद भी आर्मी के नाम का उपयोग हो रहा है। ये शर्म की बात है। जोबा की पवित्र धारा में हिंदू नववर्ष और रामनवमी के उपलक्ष्य में
विराट कवि सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें आए कवियों ने अपने काव्य से श्रोताओं का मन मुग्ध कर दिया, जिसमें साहित्यिक कवि शिवाकांत शिवाला रीवा, भुगनाथ भाबर रीवा, राम लखन सिंह महागना, अनिल उपाध्याय, डॉक्टर श्रीनिवास सरस, सतना महेंद्र सिंह गौतम, अरुणिमा पाठक सीधी, ललित श्रीवास्तव, विनय मिश्रा, अंजनी सिंह, सौरभ राबेद्र शुक्ला, रवि हास्य कलाकार अविनाश तिवारी, देवेश सिंह बघेल, अंबिकेश मिश्रा, विपिन बिहारी त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुति देकर कार्यक्रम स्थल में 4 चांद लगाकर श्रोताओं को एक साहित्यिक कार्यक्रम सुनने का प्रेम संदेश दिया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामराज शुक्ला और अध्यक्ष राम कुमार सिंह द्वारा कवियों को सम्मानित किया, जिसमें क्षेत्र के विशिष्ट अतिथि विक्रम सिंह जी, सुधीर शुक्ला, अखिलेश पांडे, संतोष तिवारी, छोटू प्यासी, भोपाल सिंह बघेल, बाबूलाल सिंह बघेल, जमुना वर्मा, आशीष सिंह गहरवाल, लौरिक यादव, कैलाश सिंह, संयोजक विपिन त्रिपाठी, आयोजक देवेश सिंह बघेल, उज्जवल मिश्रा, अंबिकेश जी, राजेंद्र सिंह, भरत संतोष जी उपस्थित रहे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला मंडला में श्री RRS परिहार पुलिस अधीक्षक मंडला श्री विक्रम सिंह कुशवाहा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला के निर्देशन मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 10 अप्रैल 2019 को थाना मोदी नाला में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सफेद रंग की स्विफ्ट कार में 3 लड़के गांजा लेकर रायपुर से मंडला की तरफ जा रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल थाना मोती नाला के सामने नाकाबंदी की गई, जिसमें रायपुर कवर्धा तरफ से मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये की कार आने पर रोका गया। उक्त कार में 3 लड़के बैठे थे, जिन्होंने अपना नाम क्रमशः पुष्कर राज सिंह पिता तेजराज सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी केशवपुरा कोटा, मनीष राठौर पिता राम सिंह राठौर उम्र 26 वर्ष निवासी महावीर नगर कोटा और सोनू सिंह पिता शंकर सिंह नरूका उम्र 21 वर्ष सभी निवासी संजय गांधी नगर कोटा जिला कोटा राजस्थान का होना बताया। उक्त गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी की पिछली डिग्गी से 8 पैकेट खाकी रंग की सेलो टेप में चिपके पैकेट में कुल 15.120 किलोग्राम अवैध गांजा और स्विफ्ट कार में करीब 8,50,000 रुपए जब्त किए। उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपराध क्रमांक 26/19 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कल जो है गांजा पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक स्विफ्ट कार में 3 लोग जा रहे थे और राजस्थान का नंबर था और उसको चेक करने पर लड़कों से पूछताछ की गई, वाहन की तलाशी ली गई। लड़कों के जो नाम है वो पुष्कर जो कोटा का निवासी है, मनीष वह भी कोटा का निवासी है और सोहन सिंह, ये तीनों कोटा के निवासी हैं। इनके कब्जे से जो है 15 किलोग्राम गांजा मिला है, साथ ही कार को भी जब्त किया गया है। इस तरह दोनों माल का जो कीमत है वो 8,50,000 के समथिंग है। इसमें 8/20 NDPS एक्ट कायम करके विवेचना में दिया गया है। इसी प्रकार आज सुबह जो है मुखबिर की सूचना पर मारगांव रोड पुलिया के पास में एक व्यक्ति जिसका नाम जतीराम साटगे है, इसके कब्जे से तेंदुए की खाल जब्त की गई है। तेंदुए की खाल की जो कीमत है अनुमानित 10 लाख के आसपास है और ये जो आरोपी है ये राजनांदगांव जिले का ग्राम चौघर का निवासी है। इसके कब्जे से तेंदुए की खाल बरामद होने पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला कायम करके विवेचना में लिया गया है और पुलिस इसमें जांच कर रही है। सर, देखा गया है मोती नाला क्षेत्र में मादक पदार्थ जानवरों की खालों अत्यधिक मात्रा में जब्त की जाती है। क्या कारण है कि एक वही थाना चिन्हित है? मोती नाला चूँकि एक छत्तीसगढ़ बॉर्डर का एक थाना है और वहाँ हाईवे का जो पहला थाना वही है, जो छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला जो हाईवे है उसका पहला थाना मोती नाला है। वहाँ पे चेकिंग के दौरान ज़्यादा सफलता हमको प्राप्त हुई। श्री दश महाविद्या शक्तिपीठ सैनिक सोसाइटी में स्थित काली माई मंदिर में 6 महीने में एक बार चरण पादुका पंचमी के दिन बाहर आती हैं और सभी भक्तों को दर्शन लाभ होते हैं। मंदिर की महंत स्वामी काली नंद जी ने बताया कि ये चरण पादुका हर 6 माह में एक बार निकाली जाती हैं और भक्तों के दर्शन के लिए बाहर लाया जाता है। चरण पादुका के दर्शन करने से आने वाले सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चरण पादुका मंदिर के
खोदने के दौरान महंत कालीनंद को प्राप्त हुई थी। तब से लेकर आज तक हर 6 माह में एक बार चरण पादुका को भक्तों के दर्शन के लिए निकाला जाता है। पंचमी के दिन माता महाकाली की महाआरती की गई। जय बोलो काली मैया की जय। आज श्री 10 महाविद्या शक्तिपीठ कालीनंद आश्रम सैनिक सोसाइटी के पास जो स्थित है, 22 वर्षों से इस आश्रम में यहाँ पर लगातार धार्मिक आयोजन और समाज सेवा के कार्यक्रम जो महंत स्वामी कालीनंद जी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके माध्यम से होते चले आ रहे हैं। यहाँ की जो मान्यता है, साधना से मुझे माँ की दिव्य चरण पादुकाएँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ गर्भगृह की खुदाई में वो पादुकाएँ मिली हैं और पादुकाओं के साथ इसमें एक बड़ी बहुत पुरानी लगता है देखने में कि 200-250 वर्ष पुरानी तलवार होगी। उसके साथ में सरोते और कुछ मूर्तियाँ अन्य सामान उससे जो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद वो चरण पादुकाएँ माता जी की प्रेरणा से हर 6 महीने में नवरात्रि रामनवमी की पंचमी के दिन दर्शन करने के लिए मैंने प्रार्थना की कि भक्तों के दर्शन करने के लिए पादुकाएँ बाहर आएँ। तब आदेश हुआ, तब से ये पादुकाएँ बाहर पंचमी के दिन लाई जाती हैं और भक्तों के उनके दर्शन कराए जाते हैं चरण पादुका के। जैसी वो पादुकाएँ अंदर से प्राप्त हुई खुदाई में, ज्यों की त्यों उसी तरह से जिसमें उसमें मिट्टी लगी हुई है और वो कौन सी शिला कौन सा पत्थर है वो तो पहचान में अपने नहीं आता। पादुकाएँ स्पष्ट रूप से दिखती हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा, उसकी फोटोग्राफी भी की होगी। और यहाँ की मान्यता की पादुकाओं के दर्शन करके जो भी भक्त अपनी अर्जी लगाता है, मनोकामना की अर्जी लगाता है, जो माताएं जिनकी सूनी गोद हैं वो 22 वर्षों से यहाँ से निःशुल्क सेवाएं ये निरंतर चल रही हैं। और आज यहाँ पर भक्तों ने माता की चरण पादुका के दर्शन किए। गर्भगृह के पट खुले, गर्भगृह के अंदर भी 6 महीने में अंदर जाके दर्शन करने मिलता है। और ये संदेश दूर दूर तक पहुँचे ताकि इसका लाभ लोगों को मिल सके। मेरा जीवन अध्यात्म से जुड़कर मानव सेवा के लिए है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये संदेश दूर दूर तक पहुँचे और माँ की चरण पादुका का दर्शन कर सभी नगरवासी, शहरवासी और देशवासी उसका लाभ ले सकें। स्वामी कालीनंद महाराज श्री 10 महाविद्या शक्तिपीठ कालीनंद आश्रम संस्थापक। सीमेंट उद्योग के नाम से देश भर में विख्यात सतना की तहसील मैहर स्थित मैहर सीमेंट में फिर असुरक्षा के बीच हुआ बड़ा हादसा। काम कर रहे श्रमिक की देर रात मौत हो गई। कंपनी के आला अधिकारी मामले की रफा दफा करने में लगे रहे। मैहर सीमेंट के माइंस में काम करता था मृतक राजेश सेन। मृतक के परिजन गेट पर बॉडी रखकर उद्योग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि मैहर सीमेंट प्रबंधक की सुरक्षा मापदंडों में लापरवाही से कंपनी और कितने परिवारों के मुखियों को ग्रास बनाएगी। उद्योग में सेफ्टी सिर्फ दिखावे के लिए है। यहाँ होने वाली घटनाओं के लिए प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि श्रमिकों का आरोप है कि इन उद्योग के नोटों के बंडल तले सभी नियम कानून दफन हो जाते हैं और जब घटना होती है तो श्रमिक की गलती बताकर मामले को रफा दफा करने में जुट जाते हैं। आज कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बाद भी इस उद्योग के जिम्मेदार कानून के हाथों से बच जाते हैं। वहीं आज की हृदय विदारक घटना में कंपनी के दलालों द्वारा रुपए के बंडल के सहारे मामले पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस दर्दनाक हादसे में हुए मृतक के परिवार के प्रति जिम्मेदार अधिकारी कितनी गंभीरता दिखाते हैं। कौन है आपके वो? कैसी आपको मालूम चली कि इनकी मुझे पता चला गांव के एक आदमी फोन लगाया। क्या बोला? बोला कि वो खत्म हो गए।
अच्छा, और इस यहाँ सरला नगर हॉस्पिटल में है, तो हम लोग यहाँ पहुँचे तो नहीं थे, फिर यहाँ से तुरंत गाड़ी तुम्हारे घर गए, तो वहाँ अकेले आवाज गए थी, वहाँ 3 लोग बताएं कि 3 वॉचमैन आए, छोड़ के चले गए। फिर हम लोग यहाँ से लाश लेके आ रहे थे, तो पुलिस हम लोगों को रोक रही थी नहीं जाने। उसके पहले कंपनी के द्वारा आपको फ़ोन कोई नहीं आया? फ़ोन या मैसेज कोई नहीं आया। आपका नाम? ये कौन है आपके? अच्छा, आपको कैसे मालूम कि इनकी मृत्यु? बस 4 बजे हमको यही पता चला, तो हम लोग सबको ऊपर गेट आए, ऊपर गेट में नहीं मिले, तो मैं लोग मैहर गए। मैहर में जब देखा तो मेरी बॉडी बरंडा में डरी थी, कोई साथ में नहीं, टोपी अंगौची रही। जब वहाँ देखा, अगर कोई आदमी पूछन तो वहाँ के लोग बात बताएं कि 3 गार्ड आए, 3 गार्ड यहाँ मेक के चले गए, और वो गार्ड कहाँ है? थाने में। जब हम लोग चल दिए लगे तो पुलिस वाले 10 पुलिस हम लोग को रोकत रहे थे, हम लोग ऐसे ढोसे हैं, और पुलिस वाले सुनत नहीं रहती है, तुम वर्दी पाई रहे मनाई तू रोटी तुम खा रहा, तू रोटी हम खा रहे नहीं, मगर हमारी बाड़ी जान दिया। अच्छा, कंपनी द्वारा कोई फ़ोन या कोई सूचना? नहीं, कंपनी द्वारा से कोई सूचना नहीं, कंपनी द्वारा कोई सूचना नहीं। मंडला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बकौरी बीट में एक घुटरी का बच्चा जो कि तालाब में पानी पीने के लिए आया था, उस पर कुत्तों ने हमला बोल दिया और वो घायल हो गया। ग्रामीणों ने उसे देख तत्काल फॉरेस्ट विभाग के डिप्टी रेंजर श्री टीकाराम पटेल को सूचना दी। मौके पर फॉरेस्ट की टीम पहुंची और पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मंडला ले जाया गया। जंगल में जो भी जल स्रोत हैं वो सभी सूख चुके हैं। जंगलों में वन्य प्राणियों के पीने के लिए पानी नहीं है, इसलिए वन्य प्राणी पानी की तलाश में गाँव की ओर आते हैं। गांव में छोटे मोटे जानवरों को कुत्ते द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिससे जानवर घायल हो जाते हैं और कुछ की मृत्यु हो जाती है। आज पानी के चक्कर में एक मूक प्राणी की मृत्यु हो गई। प्रशासन को इन वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जंगलों में पानी की व्यवस्था टैंक बनाकर रखनी चाहिए, जिससे कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा और उनके पानी पीने की व्यवस्था हो सके। वन विभाग के एसडीओ श्री सोनी जी से दूरभाष पर संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट विभाग के पास पैसे की कमी है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था तत्काल में कर पाना असंभव है, जबकि जानवरों को अभी गर्मी के चलते पानी की व्यवस्था करना बहुत ही अनिवार्य है। सबसे पहले हम आपका परिचय चाहेंगे। मैं यशवंत सिंह माधवी, बीट गार्ड बकौरी, परिक्षेत्र मंडला में पदस्थ हूँ। जी हाँ जी, आज जो घुटरी का बच्चा आपको मृत मिला है, इसकी मृत्यु किस कारणों से हुई? ये है कि जंगलों में पानी की समस्याओं, नदी नाले ना होने के कारण ये गांव की ओर पानी की तलाश में आते हैं, तो वहाँ जो कुत्ते रहते हैं गांव के, उनके द्वारा इनको घुटरी के बच्चे को दौड़ाया गया और काटा गया है बुरी तरीके से। जो घायल अवस्था में था, जिसे हमने घायल अवस्था में ला के रखा था अपने पास, वो इस वक्त अब मृत हो गया है। और जंगलों में जानवरों के पानी पीने की कुछ व्यवस्थाएं हैं आपके इधर? हमारे यहाँ अभी किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है जंगलों में। जो प्राकृतिक स्रोत थे वही थे, अब जंगलों में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अगर शासन जंगली जानवरों के लिए अगर किसी प्रकार के पक्के यानी सीमेंटेड यानी टंकी टाइप में बना दे कम हाइट के, जिससे जंगली जानवर पानी पी सकें, तो उन जगहों में पानी के हर साप्ताहिक टैंकरों के द्वारा पानी पहुंचाकर जंगली जानवरों को पानी की व्यवस्था की जा सकती है। हाँ, इससे इस प्रकार की घटनाओं में कमी आएगी। ठीक सर। चैत्र शुक्ल एकम नवरात्र पर्व पर नगर सहित आसपास के शक्ति केंद्रों में आस्था के ज्योत जलाए गए। नवरात्र पर्व प्रारंभ के साथ ही सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्ति संगीत की धुनें सुनाई दे रही हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मंदिरों में माता रानी के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। भोर पहर से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटने लगी। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर मां के दर्शन किए और उनका पूजन किया। मंदिरों में भक्तों की भीड़, घंटियों की आवाज से नवरात्र पर्व का पूरा उत्साह दिख रहा था। मंदिरों के ज्योत कक्षों में ज्योति जगमगा रही है, वहीं मंदिर के बाहर विद्युत रोशनी से दुनिया चकाचौंध है। आपको बता दें कि ज्योत दर्शन करने के लिए देवी मंदिरों में तांता लगा रहा। नगर के शीतला माता, दुर्गा मंदिर, खैरमाई शारदा मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में पंडितों द्वारा विधि विधान से ज्योत प्रज्वल कराया गया। देवी मंदिरों में रोज शाम को ज्योत का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नगर के अलावा ग्रामीण इलाकों में स्थित देवी मंदिरों में माता के जयकारों से परिसर गुंजायमान होते रहे। इसके अलावा लाउड स्पीकरों पर बजते भजनों से आसपास का वातावरण भी भक्तिमय होता रहा। भक्तों ने माता रानी को चुनरी, फल फूल, रोली
सिंदूर और चूड़ी आदि चढ़ाकर प्रसन्न किया। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज।